Hello students, I'm so glad to have you back for our next video। जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले कि मैं इस नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिकल कवर करने वाली हूँ इस चैप्टर के रेजिडेंशियल स्टेटस के। तो यहाँ पर मैं जो है आपको बेसिकली बताऊँगी कि कैसे फिज़िकल स्टे को देखकर हम लोग अलग अलग पर्सन का रेजिडेंशियल स्टेटस चेक कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन दिस जर्नी। सो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर जो मैंने केसेस लिए हैं वो असेसमेंट ईयर 2024-25 जो कि रिसेंटली अभी चल रहा है उसी के ही लिए हैं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये एक चीज़ ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर में क्या डिफरेंस होता है। असेसमेंट ईयर वो ईयर होता है जहाँ पर हम लोग जो है पिछले साल की इनकम को उसको कैलकुलेट करते हैं इनकम को और उसके ऊपर टैक्स लगाते हैं। तो क्योंकि ये पिछले साल की इनकम हमने कैलकुलेट करनी है तो यहाँ पर रेजिडेंशियल स्टेटस भी पिछले साल का ही देखा जाता है कि पिछले साल जो है पर्सन का रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है। तो नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग जो है सबसे पहले स्टार्ट करेंगे फर्स्ट केस स्टडी जो कि मोहन की है। उसका रेजिडेंशियल स्टेटस देखते हैं कि वो कितना है इंडिया में। तो यहाँ पर हमारे पास देखो कि मोहन जो है वो इंडिया से बाहर चला गया है 18 अप्रैल 2023 को ही, और उसके बाद वो कभी वापस नहीं आया। फाइनेंशियल ईयर में तो नहीं आया वो वापस, ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो एक डेट हमारे पास गिवन है, इसी के बेस पर हम लोग देखेंगे कि कैसे उसका जो है स्टे फिज़िकल स्टे कितना रहा है और क्या उसकी रेजिडेंशियल स्टेटस होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, एक चीज़ आप लोग जरूर ध्यान रखना कि आपको पता होना चाहिए कि कब हमारा प्रीवियस ईयर स्टार्ट होता है और कब ख़त्म होता है। तो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है जो हमारा असेसमेंट ईयर है या फिर हमारा प्रीवियस ईयर है वो दोनों की दोनों 1 अप्रैल से स्टार्ट होते हैं और नेक्स्ट ईयर की 31 मार्च को जो है वो ख़त्म होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं 23-24 प्रीवियस ईयर की। तो ये स्टार्ट कब हो रहा है 1 अप्रैल 2023 को और ख़त्म हो रहा है नेक्स्ट ईयर। लेकिन जो मोहन है वो 2023 में ही चला गया है और कब गया है 18 अप्रैल को। तो 1 से लेकर 18 कितने दिन बने टोटल 18 ही। तो इट मीन्स सिर्फ 18 डेज जो है वो हमारे फाइनेंशियल ईयर या फिर प्रीवियस ईयर में जो है इंडिया में रहा है। तो हमारे पास जो है सिंपल तरीका है। मैंने आपको बताया था कि अगर कोई इंडिविजुअल जो है बेसिक कंडीशन फुलफ़िल नहीं कर पाता, बेसिक कंडीशन आपको पिछले वीडियो में मैंने बताई हुई है 182 डेज़ इन प्रीवियस ईयर, या फिर इसके अलावा अगर वो 60 डेज़ से ज़्यादा रह लेता है इंडिया में तो उसके पिछले 4 सालों को भी चेक किया जाता है। लेकिन क्योंकि ये 60 डेज़ भी नहीं इंडिया में रहा है तो सीधा का सीधा ये नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया माना जाएगा ऑन हिज फिज़िकल स्टे इन इंडिया। तो इसी तरीके के साथ नेक्स्ट एक और मैंने यहाँ पर जो है केस लिया हुआ है जिसमें वो बता रहे हैं यहाँ पर कि जो एक राम अवतार पर्सन है वो इंडिया चला गया है 10 मार्च 2021 को, ठीक है, 2021 को वो इंडिया से बाहर चला गया है। लेकिन उससे पहले वो लगातार इंडिया में पिछले 20 सालों में इंडिया में ही रहा था एंड ही रिटर्न टू इंडिया ऑन 10 सितंबर 2023। 2021 में गया है, 2023 में वापस भी आ गया है। असेस हिज रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर असेसमेंट ईयर 2024-25। तो इट मीन्स हमने 23-24 जो प्रीवियस ईयर है उसके बेस पर जो है देखना है कि उसका क्या रेजिडेंशियल स्टेटस बनता है। तो पहले तो एक चीज़ नोट करने वाली कि जो हमारे पास 2023-24 है जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं उसमें वो कितने दिन रहा है, उसमें एटलीस्ट वो बेसिक कंडीशन फुलफ़िल कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। जैसे कि पिछले केस में वो वही नहीं कर पाया तो इट मीन्स सीधा सीधा नॉन रेजिडेंट। लेकिन इसमें आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर डेज़ काउंट करके रखे हुए हैं 10 सितंबर से लेके 31 मार्च 2024 तक वो इंडिया में ही आ गया क्योंकि वो वापस आ गया था 10 सितंबर को, राइट, 2023 की। तो तब से लेकर जो हमारे पास प्रीवियस ईयर का एंड है दैट इज़ ऑन द 31 मार्च 2024 वो टोटल 203 दिन इंडिया में रहा है। तो बेसिक कंडीशन तो उसने फुलफ़िल कर ली, 182 डेज से अब इंडिया में वो रह गया। तो इट मीन्स ही बिकेम द नॉर्मल रेजिडेंट ऑन द बेसिस ऑफ ओनली दिस कंडीशन। लेकिन इसके अलावा क्या वो बाकी की 2 एडिशनल कंडीशन फुलफ़िल कर पा रहा है?
दो कंडीशंस कौन सी थी, जहाँ तो पिछले प्रीसीडिंग प्रीवियस 10 ईयर्स में वो 2 बार जो है इंडिया का रेजिडेंट रहा हो, और दूसरी थी हमारे पास कि एटलीस्ट 730 डेज उसका स्टेज रूल होना चाहिए इंडिया में, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर मैं 22-23 की बात करूँ तो वो रहा ही नहीं है, 21-22 में भी नहीं रहा है, लेकिन 20-21 में वो 345 डेज़ रहा था। कैसे? 1 अप्रैल 2020 से लेके 10 मार्च 2021 तक वो इंडिया में ही था, क्योंकि इस प्रीवियस ईयर में वो 10 मार्च 2021 को 10 मार्च 2021 को इंडिया से गया। इट मीन्स उससे पहले तो वो इंडिया में ही था, और हमने सिर्फ जो है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च जो नेक्स्ट ईयर की है उस तक देखना होता है, जिस भी फाइनेंशियल ईयर या प्रीवियस ईयर की हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप जो है कैलकुलेट करके भी इनको देख सकते हो, 1 अप्रैल में कितने डेज़ हैं टोटल। मैंने यहाँ पर वैसे पहले ही कैलकुलेट करके रखे हैं, जैसे 30 जो है अप्रैल में है 2020 की जो कैलेंडर है, और इसके अलावा मई में 31 डेज़ हैं, फिर जून में भी 30 डेज़ हैं, और इसके अलावा जुलाई में 31 डेज़ हैं, देन अगस्त में 31 डेज़ हैं, सितंबर में 30 डेज़ हैं। तो ऐसे करके जो है देन अक्टूबर में 31 डेज़ हैं, देन नवंबर में 30 डेज़ हैं, एंड ऐसे करके टोटल जो है हमारे पास 10 मार्च 2021 तक जो है टोटल 345 डेज़ उसके बनते हैं। तो इट मीन्स यहाँ पर तो वो एक बार रेजिडेंट बन गया, राइट। इसके अलावा उसने यही बोला हुआ है कि उसके जाने से पहले वो ऑलरेडी इंडिया में ही रह रहा था। तो इट मीन्स कि 1920 में तो पूरे के पूरे 365 डेज़ वो इंडिया में है, तो रेजिडेंट भी है इंडिया का, राइट। तो ये पहली कंडीशन तो हो गई फुलफिल। दो जो हमारे पास प्रीसीडिंग प्रीवियस 10 ईयर्स में वो 2 बार इंडिया का रेजिडेंट बन गया। अब दोनों का टोटल जो है चाहे कम भी पड़ रहा है, लेकिन हमने पिछले 7 साल देखने होते हैं। तो पिछले 7 साल कहाँ बन रहे हैं? 1 2 3 4 5 6, मतलब कि पिछला साल भी हम लोग चेक कर सकते हैं, दैट इज़ 18-19। इससे पिछला साल भी आप चेक कर सकते हो, 17-18। तो इनमें भी 365 डेज़ रहा है, यहाँ पर भी 365 डेज़। तो इट मीन्स कि वो जो हमारे पास कंडीशन है, जो कि 730 डेज़ की कंडीशन है, वो भी सारी की सारी फुलफ़िल कर रहा है। इट मीन्स ही इज़ एन ordinary resident of India on the basis of his stay, right? So this was the example. Next जो है हमारे पास, ये उसी का ही कंक्लूज़न बताया है मैंने। इसके अलावा एक तीसरा केस है राजेंद्र's रेजिडेंशियल स्टेटस। तो इसमें क्या है हमारे पास कि जो राजेंद्र है वो इंडियन सिटीज़न ही है, और इंडिया से वो चला गया है 15 मई 2023 को हायर स्टडीज़ के लिए, और इंडिया में वापस भी आया वो 25 मई 2024 में ही। लेकिन अब उसका जो है प्रीवियस ईयर में हमने रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करना है। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी है, मैंने आपको पहले बता दिया कि अगर आप जो है पहले जो हमारे पास प्रीवियस ईयर है उसकी डेट मेंशन कर लो, जैसे 1 अप्रैल और दूसरी 31 मार्च, राइट। तो 1 अप्रैल 2023 और ये 2024। तो देखा जाए है तो वो दोनों जो है हमारे पास फाइनेंशियल ईयर्स हैं, दोनों डेट्स में दिख रहा है कि इंडिया में है। जैसे पहली डेट में दिख रहा है कि 15 मई को वो गया, दूसरी डेट में वो दिख रहा है कि 2024 को 25 मई को वो इंडिया वापस आया। लेकिन एक चीज़ नोट करने वाली है, इस फाइनेंशियल ईयर में जो है, इस प्रीवियस ईयर में है, वो सिर्फ और सिर्फ जो है 45 डेज़ ही कंसीडर होगा, क्योंकि जो हमारे पास जब वो वापस आया तो वो नेक्स्ट प्रीवियस ईयर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में वापस आया 24-25 में, क्योंकि 24-25 कब से स्टार्ट होगा? 1 अप्रैल से, राइट। तो हमारे पास सिर्फ हमने इसको कंसीडर करना है जो 15 मई तक वो इंडिया में रहा है, कहाँ से लेके 1 अप्रैल तक, क्योंकि हमारा फाइनेंशियल या असेसमेंट ईयर या प्रीवियस ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। तो 1 अप्रैल से स्टार्ट करके आप लोग देख सकते हो कि कितने दिन उसके बन रहे हैं। 1 अप्रैल से स्टार्ट करके
आप देखोगे 2023 को अप टू 15 मई, ठीक। तो जितने दिन बन रहे हैं ये टोटल 45 डेज़ बन रहे हैं। तो इट मीन्स के 45 डेज़ आर लेस देन 60 डेज़, जो कि हमारे पास सेकेंड अल्टरनेट बेसिक कंडीशन है। तो 182 डेज से तो बहुत ही कम है, लेकिन 60 डेज से भी कम है, तो इट मीन्स ही इज़ नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया। सो इस तरीके के साथ हमने जो है कंसीडर करना होता है रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल। नेक्स्ट जो है वो है कि कैसे टैक्सेबल इनकम हमने डिटर्मिन करनी है। मतलब कोई भी पर्सन जो है, अगर वो रेजिडेंट बन गया है इंडिया का, या नॉन रेजिडेंट भी है, चाहे नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, उसकी हो सकता है अलग अलग तरीके के साथ इनकम्स हों। तो वो कैसे टैक्सेबल या नॉन टैक्सेबल बनेगी, वो इस चार्ट के अंदर समराइज्ड है। इसको आपको याद करना होगा एज इट इज़। तो सबसे पहले जो है वो बात कर रहा है कि जो इनकम है वो इंडिया में रिसीव्ड हुई है या डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया है, एंड इट्स इमटेरियल कि कहाँ वो अर्न हुई है, चाहे इंडिया में हुई है अर्न, चाहे बाहर ही हुई है। तो वो तीनों केसेस में टैक्सेबल होगी, चाहे वो अर्न करने वाला इंडिविजुअल या पर्सन जो है रेजिडेंट है, चाहे नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, चाहे नॉन रेजिडेंट है। दूसरी इनकम है जो कि इंडिया में रिसीव हो रही है, इंडिया में अर्न हो रही है और रिसीव कहीं पर भी हो रही है, चाहे इंडिया में हो रही है, चाहे इंडिया से बाहर हो रही है। तो सभी पर्सन्स के लिए वो टैक्सेबल है। मतलब अगर जो भी पर्सन उसको जो है रिसीव कर रहा है, अर्न कर रहा है, वो इंडिया से बाहर उसको चाहे कर रहा है, चाहे इंडिया के अंदर रह के उसको रिसीव कर रहा है, लेकिन उसका रेजिडेंशियल स्टेटस चाहे कुछ भी है, वो तीनों केसेस में टैक्सेबल होगी। देन है इनकम अर्नड एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया। अर्न भी बाहर की है और रिसीव्ड भी बाहर हुई है, लेकिन जिस बिज़नेस से इनकम रिसीव हो रही है वो बिज़नेस का कंट्रोल इंडिया में है। तो फिर ये पहले दो केसेस में, मतलब अगर वो पर्सन जो उसको इनकम को रिसीव कर रहा है और अर्न कर रहा है, वो अगर इंडिया का किसी तरीके के साथ रेजिडेंट बना हुआ है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट, जहाँ इंडिया का नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, तो फिर जो है उसको उस इनकम के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा इंडिया में भी। लेकिन अगर वो पर्सन जो है नॉन रेजिडेंट है, फिर उसको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। देन है इनकम अर्नड एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया फ्रॉम अ बिजनेस कंट्रोल्ड और प्रोफेशन सेटअप आउटसाइड इंडिया। ठीक है। तो दूसरा आ गया कि एक बिज़नेस, पहले वाली बात मैंने थर्ड में की कि हमारे पास बिज़नेस जो है वो है तो आउटसाइड इंडिया ही है, अर्नड एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, लेकिन उसका कंट्रोल इंडिया में था। अब बात कर रहे हैं हम लोग जहाँ पर इनकम रिसीव्ड हो रही है और इवन अर्न हो रही है वो भी आउटसाइड इंडिया, और जिस बिज़नेस से हो रही है वो भी इंडिया के कंट्रोल में नहीं है, इंडिया में नहीं है उसका कंट्रोल। तो फिर अगर जो रिसीव करने वाला है, जो अर्न करने वाला है, वो पर्सन इंडिया का ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, अगर उसका स्टे के बेस पर वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनता है, तो फिर जाके वो उसके ऊपर टैक्स देगा। अगर वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट या फिर नॉन रेजिडेंट है, फिर उसको उसके ऊपर टैक्स नहीं देना पड़ेगा। देन है इसके अलावा इनकम अर्नड एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया फ्रॉम एनी अदर सोर्स। ठीक है। बाकी जितने भी सोर्सेज हैं, अगर वो इंडिया से बाहर ही अर्न हो रहे हैं, इंडिया के बाहर ही रिसीव हो रहे हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ इन केस ऑफ ऑर्डिनरी रेजिडेंट, अगर जिसको वो रिसीव या अर्न किए जा रहे हैं वो पर्सन जो है ऑर्डिनरी रेजिडेंट ऑफ इंडिया है, तो वो जो है सिर्फ वही उसके ऊपर टैक्स पे करेगा। अदरवाइज़ बाकी केसेस में अगर वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या फिर नॉन रेजिडेंट है, उसको इंडिया में टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है उस इनकम के ऊपर। एंड लास्ट वन, income earned and received outside India in the years preceding the previous year in the question, and if the same is remitted to India during the current previous year। अगर पिछले कई सालों में जो है इंडिया से बाहर कोई इनकम अर्नड एंड रिसीव्ड हुई है, लेकिन उसको रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में इंडिया में लाया जा रहा है, ब्रॉड किया जा रहा है, तो वो किसी भी केस में जो है टैक्सेबल नहीं होगी। अब इसके बेस पर मैंने एक जो है क्वेश्चन किया हुआ है, वो आपको समझा दूं। तो यहाँ पर आप देखिए जो केस है वो ये है कि इनकम्स हैं, आपने ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ मुकेश सपोज करना है कि
ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट है। अलग अलग तीनों केसेस उसी के ही लिए हैं हमने कि अगर वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट होता है तो कौन कौन सी उसकी इनकम के ऊपर उसको टैक्स देना होगा, अगर उसका स्टेटस नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है तो कौन सी इनकम्स के ऊपर उसको टैक्स देना होगा, और अगर नॉन रेजिडेंट है तो कौन सी इनकम्स के ऊपर उसको इंडिया में टैक्स देना होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे पास कि इनकम अक्रूड इन इंडिया इन कनाडा बट रिसीव्ड इन इंडिया। अब मैंने आपको जो है पहले बता दिया सबसे पहला केस कि अगर रिसीव्ड इन इंडिया है तो तीनों केसेस में वो टैक्सेबल होगी। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट रूल ये तीनों केसेस में, चाहे वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है मुकेश, चाहे अगर वो नॉट ऑर्डिनरी भी है, चाहे नॉन रेजिडेंट है, तो तीनों केसेस में उसको इसके ऊपर टैक्स देना ही पड़ेगा। देन उसके बाद है हमारे पास सेकंड, इनकम 5000 वर अर्नड इन अफ्रीका बट रिसीव्ड देयर बट ब्रॉट टू इंडिया। अब यहाँ पर इंडिया में लेकर आए हैं उसको, ठीक है, ये केस है हमारे पास, ये फिफ्थ वाला, ठीक है। अदर सोर्स है अर्नड एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, लेकिन इंडिया में लेके आए हैं, तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ अगर वो मुकेश जो है उसका ऑर्डिनरी रेजिडेंशियल स्टेटस है इंडिया में, तो फिर इस इनकम के ऊपर उसको टैक्स देना पड़ेगा, बाकी दो इनकम्स के ऊपर उसको टैक्स नहीं देना होगा। मतलब अगर वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंशियल स्टेटस पे है तो फिर उसको इस इनकम के ऊपर टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इवन अगर नॉन रेजिडेंट है तब भी इस इनकम के ऊपर उसको टैक्स इंडिया में नहीं देना पड़ेगा। देन उसके बाद है नेक्स्ट 5000 अर्न इन इंडिया बट रिसीव्ड इन कनाडा। सिंपल सी बात है, इंडिया में अर्न है तो उसके तीनों रेजिडेंशियल स्टेटस में उसको टैक्स देना ही पड़ेगा। देन उसके बाद है 10,000 अर्नड एंड रिसीव्ड इन श्रीलंका फ्रॉम बिजनेस कंट्रोल इन इंडिया। अब यहाँ पर अर्नड एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया है, लेकिन बिजनेस का कंट्रोल जो है इंडिया से है, तो अगर मुकेश का रेजिडेंशियल स्टेटस ऑर्डिनरी रेजिडेंट है तब उसको देना पड़ेगा इस इनकम के ऊपर टैक्स, अगर नॉट ऑर्डिनरी भी है तब भी देना पड़ेगा, लेकिन अगर वो नॉन रेजिडेंशियल स्टेटस पे है फिर नहीं उसको टैक्स जो है इस इनकम के ऊपर देना पड़ेगा इंडिया में। देन हाउस प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम श्रीलंका 2000। अब इंडिया जो है ये आउटसाइड ऑफ इंडिया है, अर्नड भी उधर हुई है, अब हाउस प्रॉपर्टी भी उधर ही है, तो रिसीव्ड भी उधर ही हुई है और अर्नड भी उधर हुई है। तो अगर मुकेश का रेजिडेंशियल स्टेटस इंडिया में ऑर्डिनरी है तो उसको 2000 के ऊपर जो है टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन बाकी दो केसेस में उसको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अगर वो नॉट ऑर्डिनरी है तब भी उसने इस इनकम के ऊपर इंडिया में टैक्स नहीं देना है, अगर नॉन रेजिडेंट है तब भी उसने इस इनकम के ऊपर टैक्स नहीं देना है। देन आती है नेक्स्ट 4000 was passed on taxed foreign income which was brought to India during the previous year। तो ये मैंने आपको बताया, ये लास्ट वाला पॉइंट है जिसमें चाहे इंडिया में चाहे इंडिया से बाहर जो है कोई भी अर्नड या रिसीव्ड हुई है इनकम, लेकिन वो प्रीवियस ईयर में लेकर आए हैं तो उसके ऊपर किसी भी केस में टैक्स देना नहीं होगा पर्सन को। देन है प्रॉफिट अर्न फ्रॉम बिजनेस इन कानपुर, दैट इज़ इन इंडिया, वहीं पर इंडिया में ही अर्न हो रहा है और इंडिया में ही जो है रिसीव हो रहा है, तो ऑब्वियस है तीनों केसेस में जो है वो टैक्सेबल होगा इन द हैंड्स ऑफ मुकेश, ठीक है। तो इन ऑन द बेसिस ऑफ दिस रेजिडेंशियल स्टेटस यू कैन सी, अगर वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट का स्टेटस लेता है तो उसको 34,000 इनकम के ऊपर जो है टैक्स देना होगा, लेकिन अगर उसका रेजिडेंशियल स्टेटस जो है वो नॉट ऑर्डिनरी है तो फिर 27,000 इनकम के ऊपर टोटल के ऊपर टैक्स देना होगा। अगर वो नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया है तो सिर्फ 17,000 इनकम के ऊपर जो है उसको टैक्स देना होगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप रेजिडेंशियल स्टेटस को चेक करें, अपना रेजिडेंशियल स्टेटस जानें और उसके बेस पर ही जो है आपकी टैक्सेबल इनकम कंसीडर की जाएगी इन इंडिया। सो दैट्स ऑल। इसके बेस पर आप बाकी क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हो। यू हैव टू रिमेंबर ओनली दिस पर्टिकुलर चार्ट, तो उसके बेस पर आप जो है बाकी क्वेश्चंस जो है आपकी बुक में दिए उनको सॉल्व कर सकते हो विद द रेफरेंस ऑफ दिस एग्जाम्पल। So thank you for watching and please like, share and subscribe my channel so that I can provide you the another important questions of income tax that can be in your final exams. Thank you so much.